हेलो, नमस्कार साथियों। मैं दीपू। एग्जाम एजुकेशन पे आपका स्वागत, अभिनंदन। साथियों, हम पॉलिटिकल साइंस में संवैधानिक विकास पढ़ रहे थे और कल हमने पढ़ा 1919 का अधिनियम, से मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से जानते हैं। उसके बाद में हमने 1919 का अधिनियम देखा, से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। उन दोनों अधिनियम की चर्चा हम कल की क्लास में कर चुके हैं। उसी श्रृंखला में आज हम करने वाले हैं 1935 के अधिनियम की चर्चा। क्या था 1935 का अधिनियम, क्यों लेकर आए, क्या इसका उद्देश्य रहा और किस कारण से यह अधिनियम लेकर आए थे और कौन लेकर आए, उनकी चर्चा हम विस्तृत इस सेशन के अंदर करेंगे। तो बात करें साथियों इस 1935 के अधिनियम की, तो इंपॉर्टेंट संवैधानिक विकास में सबसे इंपॉर्टेंट अधिनियम है 1935 का अधिनियम। इससे क्वेश्चन है वो कोई भी कंपटीशन ले लो, स्टेट पीसीएस से लेकर आईएएस तक के एग्जामों के अंदर इससे क्वेश्चन आता है। और पीछे 2021 से अगर आरपीएससी से संबंधित कोई भी एग्जाम हुआ है तो उसके अंदर 1919 के अधिनियम से या 1935 के अधिनियम से काफी क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं, क्योंकि आरपीएससी का पेपर सेटर 2019 से इतने अच्छे क्वेश्चन पुटअप कर रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। यानी इतना डीपली क्वेश्चन पूछ रहा है वो 1935 के अधिनियम से और 1919 के अधिनियम से। तो अपन उसी को मद्देनजर रखते हुए हम इस 1935 के अधिनियम की चर्चा इस सेशन के अंदर करेंगे। तो हम चर्चा करते हैं 1935 का अधिनियम का लाने के पीछे क्या उद्देश्य था, क्या कारण था। सबसे बड़ा कारण था कि 1919 अधिनियम के तहत द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी। क्या द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी? मैंने ये बताया था आपको कि क्वेश्चन अगर ऐसे पूछे कि भारत के अंदर द्वैध शासन का प्रारंभ कौन से अधिनियम के तहत हुआ, तो 1919 का अधिनियम। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे कि भारत में राज्यों में द्वैध शासन का प्रारंभ किया गया, तो वो भी 1919 का अधिनियम था। और क्वेश्चन अगर इस तरह पूछे कि केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना है वो कौन से अधिनियम के तहत की गई थी, तो वो कौन सा था? 1935 का अधिनियम। तो उस द्वैध शासन अधिनियम की जांच करने के लिए ही कौन सा आयोग गठित किया गया? द्वैध शासन की जांच करने के लिए शासन की जांच करने के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया? एक आयोग स्थापित किया गया, मुंडी आयोग जिसको कहते हैं। कौन सा आयोग? मुंडी आयोग स्थापित किया गया था। इस आयोग का उद्देश्य क्या था? द्वैध शासन की जांच करना। और इस मुंडी आयोग ने यह पाया कि यह द्वैध शासन है वो क्या है? असफल है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है मुंडी आयोग के द्वारा कौन से शासन व्यवस्था को असफल करार दे दिया था? तो मुंडी आयोग के द्वारा जो 1919 के अधिनियम के तहत द्वैध शासन की जो प्रणाली लाई गई थी, उस शासन प्रणाली को असफल करार दे दिया। कौन से आयोग ने? मुंडी आयोग ने। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये बनता है कि द्वैध शासन प्रणाली के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया था? तो मुंडी आयोग। उसके बाद 1927 के अंदर कौन सा कमीशन आता है? 1927 में साइमन कमीशन आता है। कौन सा कमीशन आता है? साइमन कमीशन। 1927 के अंदर साइमन कमीशन आयोग का गठन किया गया। साइमन कमीशन आयोग का गठन किया गया कब है? 1927 के अंदर। अब साइमन कमीशन अगर ऐसे पूछ ले कि भारत कब आया था, तो फरवरी 1928 के अंदर भारत आया था। लेकिन आयोग कब गठित किया गया था? 1927 के अंदर साइमन कमीशन गठित किया गया था। कब है? 1927 के अंदर साइमन कमीशन है वो गठित किया गया था। इस
गठन का उद्देश्य क्या था? 1919 के अधिनियम की समीक्षा करना। क्या? 1919 के अधिनियम की समीक्षा करना इसका उद्देश्य था। 1919 के अधिनियम की समीक्षा करना। कौन से आयोग का उद्देश्य था? तो साइमन कमीशन का। अब कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि साइमन कमीशन में कितने सदस्य भारत आए थे? तो 7 सदस्य भारत आए थे। कितने सदस्य? 7 सदस्य भारत आए थे। और सातों ही सदस्य कौन थे? अंग्रेज अधिकारी थे। सातों के सातों सदस्य है वो कौन थे? अंग्रेज अधिकारी थे। तो इसलिए इसको श्वेत आयोग के नाम से भी जानते हैं। क्या? इसलिए इस आयोग को श्वेत आयोग के नाम से भी जानते हैं। श्वेत आयोग, क्योंकि गोरे थे भारतीय, वो ब्रिटिश जो अधिकारी थे वो क्या थे? गोरे थे। इसलिए इस आयोग को कौन से आयोग के नाम से जानते हैं? श्वेत आयोग के नाम से जानते हैं। 7 सदस्य थे। इस आयोग का गठन है वो 1927 के अंदर किया गया था। किस उद्देश्य के लेकर? यानी 1919 का जो अधिनियम था, मोंटेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम, उसकी समीक्षा करने के लिए यह आयोग है वो गठित किया गया था। तो भारत के अंदर फरवरी 1928 के अंदर यह आयोग पहुंचा था। तो सबसे पहले यह आयोग है वो बॉम्बे में आया था। कहाँ? बॉम्बे के अंदर आया था। तो दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, द्वैध शासन की जांच करने के लिए मुंडी आयोग, उन्होंने द्वैध शासन को असफल करार दे दिया। 1927 के अंदर 1919 के अधिनियम की समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन आया था, जिसके अंदर 7 सदस्य थे। और सातों के सातों क्या थे? अंग्रेज थे। अंग्रेज अधिकारी होने के कारण भारतीयों ने इसका क्या किया था? विरोध किया था। क्या? भारतीयों ने इस अधिनियम का क्या किया था? साइमन कमीशन का विरोध किया था। अब इसकी देखते हैं हम विशेषता, 1935 के अधिनियम की विशेषता। अब 1935 के अधिनियम में क्या हुआ? यानी 1935 के अधिनियम के तहत ही अखिल भारतीय का गठन किया गया। अखिल भारतीय परिषद का गठन किया गया। परिषद का गठन किया गया। अखिल भारतीय परिषद का गठन कौन से अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1935 के अधिनियम के तहत अखिल भारतीय परिषद का गठन किया गया था। अब इसमें क्या प्रावधान रखे गए थे 1935 के अधिनियम के तहत? यह क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो बात करें इसके प्रावधान की, तो 1935 के अधिनियम के तहत 321 अनुच्छेद रखे गए थे। कितने अनुच्छेद? 321 अनुच्छेद रखे गए थे। और 10 परिशिष्ट रखे गए थे। कितने? 10 परिशिष्ट रखे गए थे और 3 भाग रखे गए थे। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत कितने अनुच्छेद रखे गए? तो 321। 10 परिशिष्ट रखे गए और 3 भाग रखे गए थे। यह दूसरी इसकी विशेषता है। अखिल भारतीय परिषद का गठन भी इसी अधिनियम के तहत किया गया था। और जो प्रावधान लेकर आए थे अनुच्छेद और परिशिष्ट और भाग का, वो भी 1935 के अधिनियम के तहत लाए गए थे। वर्तमान में अनुच्छेद पूछे तो 395 है और भाग पूछे तो कितने? 22 है। ये भी इस, यानी अपने को क्वेश्चन ध्यान में रखकर उत्तर देना है कि 1935 के अधिनियम के तहत पूछ रहा है या फिर वर्तमान के तहत पूछ रहा है। अब आगे इसमें क्या हुआ? यानी द्वैध शासन है, राज्यों के अंदर द्वैध शासन है, वो क्या कर दिया था? राज्यों के अंदर द्वैध शासन समाप्त कर दिया था इसी अधिनियम के तहत। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्यों में जो द्वैध शासन स्थापित हुआ था कौन से अधिनियम के तहत? 1919 के अधिनियम, मोंटेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम के तहत जो द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी, किसके अंदर? राज्यों के अंदर। वो क्या कर दी? 1935 के अधिनियम के तहत क्या कर दी? समाप्त कर दी गई। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द्वैध शासन प्रांतों के अंदर या फिर राज्यों के अंदर कौन से अधिनियम के तहत समाप्त किया गया? तो कौन सा अधिनियम था? वो 1935 का अधिनियम। प्रारंभ कब किया गया था? तो 1919 के अधिनियम के तहत प्रारंभ किया गया था। ये अपने को ध्यान में रखना है। और इसमें उत्तरदायी शासन की शुरुआत भी इसी अधिनियम के तहत मानी गई। उत्तरदायी शासन की शुरुआत इसी अधिनियम के तहत, इसी अधिनियम के तहत शुरू हुई। यह भी ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तरदायी शासन की शुरुआत है वो कौन से अधिनियम के तहत हुई? तो 1935 के अधिनियम के तहत। और जो अखिल भारतीय परिषद का गठन किया गया था
उस परिषद के अंदर यह कहा गया कि जो प्रांतों में प्रांतों का मिलना क्या किया गया था, यानी प्रांत है वो मिल सकते हैं, ये क्या है, अनिवार्य, अनिवार्य। लेकिन रियासतों का मिलना क्या किया गया था, ऐच्छिक किया गया था, ऐच्छिक किया गया था। कौन से अधिनियम के तहत, 1935 के अधिनियम के तहत अखिल भारतीय आयोग का गठन किया गया, अखिल भारतीय परिषद का गठन किया गया था। उसमें प्रांतों का मिलना क्या किया गया था, अनिवार्य किया गया था, और रियासतों को मिलना क्या किया गया था, ऐच्छिक किया गया था। तो प्रांतों का मिलना क्या था, कंपलसरी था, और रियासतों का मिलना क्या था, ऑप्शनली, ताकि आप मिलना चाहते हो या नहीं मिलना चाहते आपकी इच्छा पर डिपेंड है करता है। ये किस पे छोड़ दिया था, रियासतों पे छोड़ दिया था। लेकिन प्रांतों का मिलना क्या किया गया था, इस अधिनियम के तहत अनिवार्य किया गया था। क्या, इस अधिनियम के तहत अनिवार्य किया गया था। और इसी अधिनियम के तहत यानी 1930, 31 और 32 में गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे। क्या, यानी जो 1919 का अधिनियम था उसके बीच में, यानी 1930, 31 और 32 के अंदर गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे। और तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा भाग लिया गया था। और गांधी जी के द्वारा कौन से अधिनियम में भाग लिया गया था, 1931 के गोलमेज सम्मेलन के अंदर भाग लिया था। उसकी फिर क्या हुआ, यानी यह प्रावधान है वो 1935 के अधिनियम में आए कि आप अगर प्रांतों के रियासतों पे छोड़ा गया था कि आप है वो भारत के साथ मिलना चाहते हो या नहीं मिलना चाहते, यह इच्छा पे डिपेंड छोड़ दिया गया रियासतों के लिए। और प्रांतों का मिलना क्या किया गया था, कंपलसरी यानी अनिवार्य कर दिया गया था। कौन से अधिनियम के तहत, 1935 के अधिनियम के तहत। अगली विशेषता, अगली विशेषता की बात करें तो इसी अधिनियम के तहत क्या हुआ था, यानी केंद्र में द्वैध शासन है वो प्रारंभ किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन प्रारंभ। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि केंद्र में द्वैध शासन कौन से अधिनियम के तहत प्रारंभ हुआ था, तो 1935 के अधिनियम के तहत। और राज्य में द्वैध शासन तो 1919 के अधिनियम के तहत प्रारंभ हुआ था, ये अपने को ध्यान में रखना। अगली विशेषता इस अधिनियम की क्या है कि द्वैध शासन है, द्वैध शासन के अंदर दो भागों में डिवाइड किया था। द्वैध शासन आपने देखा था 1919 के अधिनियम के तहत द्वैध शासन, द्वैध शासन में दो विषय रखे गए थे, एक आरक्षित और दूसरा कौन सा, हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित, इसके अंदर किसको शामिल किया गया, हस्तांतरित विषय है वो भारतीयों को दिया गया, और जो आरक्षित विषय है वो किसको दिया गया, अंग्रेजों को दिया गया था। तो इस पे कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया, इस पे कानून बनाने का अधिकार साथियों आरक्षित जो अंग्रेज थे उनको दे दिया गया था। आरक्षित विषय पे कानून बनाने का अधिकार है वो अंग्रेज अधिकारियों को दे दिया गया था। और हस्तांतरित विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको दे दिया गया था, भारतीयों को दे दिया गया था। भारतीयों को, भारतीयों को दे दिया गया, ये अपने को ध्यान में रखना। यानी इस पे कानून कौन बनाएगा, तो ब्रिटेन है, ब्रिटेन वाले अधिकारी बनाएंगे। और इस पे कानून कौन बनाएगा, यानी भारत के लोग हैं वो इस पे कानून बनाएंगे, कानून बनाएंगे। और व्यवस्थापिका की शुरुआत भी इसी अधिनियम के तहत की गई। क्या, भारत के अंदर व्यवस्थापिका की शुरुआत भी इसी अधिनियम के तहत की गई थी। व्यवस्थापिका की शुरुआत केंद्र व राज्य में, केंद्र में व्यवस्थापिका की शुरुआत की गई। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केंद्र में व्यवस्थापिका की शुरुआत है वो कौन से अधिनियम के तहत की गई थी, तो 1935 के अधिनियम के तहत क्या की गई थी कि व्यवस्थापिका है वो द्विसदनीय होगी। क्या, व्यवस्थापिका है वो द्विसदनीय होगी। व्यवस्थापिका क्या होगी, द्विसदनीय, द्विसदनीय होगी।
द्विसदनीय का मतलब इसमें कितने सदन होंगे? 2 सदन होंगे। कितने सदन? 2 सदन। केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद, राज्य परिषद। अब हमने देखा था 1919 के अधिनियम के तहत केंद्रीय विधानसभा में कितने सदस्य थे? 145। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है साथियों कि 1919 के अधिनियम के तहत केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 145। किसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ रहा है? 1919 के अधिनियम के तहत अगर पूछ, लेकिन अगर 1935 के अधिनियम के तहत पूछ रहा है तो कितने सदस्य थे? 375। कितने सदस्य थे? 375। अगर कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के तहत भी कितना था? 5 वर्ष था। कितना था? 5 वर्ष। और राज्य परिषद में सदस्य कितने रखे गए थे? 260। लेकिन 1919 के अधिनियम में राज्य परिषद के सदस्य कितने थे? कुल 60। कितने थे? कुल 60। और राज्य परिषद में 1919 के अधिनियम के तहत कार्यकाल कितना था? 3 वर्ष का था। लेकिन यहाँ कितना है? 9 वर्ष का है। ये अपने को ध्यान में रखना। कितने वर्ष का है? 9 वर्ष का कार्यकाल, 9 वर्ष। बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन आराम से पढ़ना है कि 1919 का प्रावधान पूछ रहा है या फिर 1935 का अधिनियम पूछ रहा है। साथियों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर उत्तर देना है। अगर 1935 के अधिनियम के तहत केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या पूछ रहा है तो कितनी है? 375 है। अगर कार्यकाल पूछ रहा है तो कितना है? 1919 के अधिनियम के तहत भी केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का था और 1935 के अधिनियम के तहत भी कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। अगर राज्य परिषद में अगर 1919 के अधिनियम के तहत सदस्य पूछ रहा है तो कितने होंगे? 60। लेकिन अगर 1935 के अधिनियम के तहत पूछ रहा है तो कितने होंगे? 260। कितने सदस्य होंगे? 260। अगर कार्यकाल पूछ रहा है तो कितने वर्ष का होगा? 9 वर्ष का। ये आप ध्यान से नोट कर देना। और केंद्र राज्य का बंटवारा भी इसी अधिनियम के तहत हुआ था। क्या? केंद्र राज्य का बंटवारा, केंद्र राज्य का बंटवारा, केंद्र राज्य का बंटवारा भी इसी अधिनियम के तहत हुआ था। तो केंद्र राज्य के बंटवारे की बात करें तो इसी अधिनियम के तहत केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का क्या कर दिया गया था? विभाजन कर दिया गया। केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन कौन से अधिनियम के तहत? 1935 के अधिनियम। यह अच्छे तरीके से ध्यान में रखना। अब केंद्र व राज्य का बंटवारे की बात करें तो कितनी सूचियां लाई गई? 3 सूची। और वर्तमान में भी कितनी सूची है? 3 सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। कौन कौन सी सूचियां हैं? 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो केंद्र व राज्यों में शक्तियों का बंटवारा, केंद्र व राज्यों में शक्तियों का बंटवारा। अब बात करें बंटवारे की, शक्तियों का बंटवारा, संघ सूची, राज्य सूची और कौन सी सूची? समवर्ती सूची। अब यह देखना है कि संघ सूची के अंदर कितने विषय रखे गए थे। तो बात करें संघ सूची के अंदर 59 विषय रखे गए थे। कितने विषय? 59 विषय रखे गए थे। राज्य सूची की बात करें तो इसमें कितने विषय रखे गए थे? 54 विषय।
और बात करें समवर्ती सूची की, तो समवर्ती सूची के अंदर कितने विषय रखे गए थे? 36 विषय, 36 विषय रखे गए थे। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है साथियों कि 1935 के अधिनियम के तहत केंद्र व राज्य की शक्तियों का जो बंटवारा, उसमें संघ सूची के विषय कितने थे, राज्य सूची के विषय कितने थे और समवर्ती सूची के विषय कितने थे? किसके अकॉर्डिंग? 1935 के अधिनियम के अकॉर्डिंग। तो आप क्या बताओगे? यानी संघ सूची के अंदर कितने विषय थे? 59 विषय। और राज्य सूची के अंदर कितने विषय थे? 54 विषय। और समवर्ती सूची के अंदर कितने विषय थे? 36 विषय थे। अब संघ सूची पे किसका अधिकार होगा? केंद्र सरकार का। राज्य सूची पे कानून कौन बनाएगी? राज्य सरकार। और समवर्ती सूची पे, जिसपे केंद्र व राज्य दोनों सरकारें हैं, वो क्या बनाती हैं? कानून बनाती है। ये अपने को ध्यान में रखना है। अब पीछे आईएएस का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था आईएएस प्रीलिम्स में कि 1935 के अधिनियम के तहत अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास था? यानी एग्जामिनर क्या पूछा? यानी यहां तक ही सीमित न रह के, यानी अवशिष्ट विषयों से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया आईएएस प्रीलिम्स में। अभी पीछे एग्जाम हुआ था, उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि 1935 के अधिनियम के तहत अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार 1935 के अधिनियम के तहत किसके पास था? तो साथियों, अगर 1935 के अधिनियम के तहत अगर पूछ रहा है अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार, तो किसके पास था? गवर्नर जनरल के पास था। किसके पास था? गवर्नर जनरल के पास था। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कि वर्तमान में अवशिष्ट विषयों पर कानून कौन बनाती है, तो कौन बनाती है? केंद्र सरकार बनाती है। कौन सरकार बनाती है? केंद्र सरकार बनाती है। तो आप इनको अच्छे तरीके से नोट कर लेना कि अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार 1935 के अधिनियम के तहत, 1935 के अधिनियम के तहत अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार, अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार, अधिकार किसके पास था? गवर्नर जनरल के पास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा के लिख लेना अगर 1935 के तहत क्वेश्चन पूछ रहा है तब। लेकिन वर्तमान में पूछ रहा है तो कौन बनाता है? वर्तमान में अवशिष्ट शक्तियों पर कानून कौन बनाता है? कौन बनाता है? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार द्वारा बनाया जाता। तो वर्तमान में अवशिष्ट विषयों पर कौन कानून बनाती है? केंद्र सरकार कानून बनाती है। अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। और इसी अधिनियम के तहत क्या हुआ? यानी इसी अधिनियम के तहत दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। क्या? इसी अधिनियम के तहत दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो अगली विशेषता, इसी अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना, संघीय न्यायालय की स्थापना कौन से अधिनियम के तहत? 1935 के अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। अब अपने को ध्यान में रखना है ये संघीय न्यायालय, इस पे कानून बनाने का अधिकार किसके पास था? सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश सरकार के पास। किसके पास था? ब्रिटिश सरकार के पास था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संघीय न्यायालय की स्थापना है वो कौन से अधिनियम के तहत की गई थी? तो वो कौन सा अधिनियम था? 1935 का अधिनियम। कौन सा अधिनियम था? 1935 का अधिनियम। किसके द्वारा बनाया गया था? अंग्रेजों के द्वारा। सॉरी, किसके द्वारा बनाया गया था? अंग्रेजों के द्वारा। कहा? दिल्ली के अंदर। दिल्ली में कब? 1937 के अंदर। कब?
1937 के अंदर। तो इस अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 के अंदर कहाँ की गई? दिल्ली के अंदर। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। 1935 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। और इसमें कितने सदस्य थे? बात करें इसमें सदस्य की तो 1+7, यानी एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश। एक मुख्य और 7 अन्य न्यायाधीश थे। इस पे अपील कहाँ की जा सकती थी? वही 1773 का जो एक्ट था उसके अंदर, यानी भारत के अंदर सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था कोलकाता के अंदर। कहाँ स्थापित किया गया था? कोलकाता के अंदर। उसमें उस न्यायालय के अंदर अपील कहाँ की जा सकती थी? प्रिवी काउंसिल के अंदर, इंग्लैंड में। तो यहाँ भी जो संघीय न्यायालय है उसकी अपील कहाँ की जाएगी? प्रिवी काउंसिल में। अपील प्रिवी काउंसिल में। काउंसिल में क्या की जा सकती है? इस न्यायालय के तहत क्या की जा सकती है? अपील की जा सकती है। तो अंग्रेजों के द्वारा 1937 में कहाँ स्थापित किया गया था? दिल्ली में। कितने सदस्य थे? 1+7, यानी एक मुख्य और 7 अन्य। और अपील कहाँ की जा सकती थी इस न्यायालय के खिलाफ? तो कौन सी थी? प्रिवी काउंसिल के अंदर इसकी अपील की जा सकती थी। और क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि इसके फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश कौन थे? क्या इसके फर्स्ट न्यायाधीश कौन थे? तो कौन थे सर? फर्स्ट न्यायाधीश की बात करें तो सर मॉरिस ग्वायर। के फर्स्ट न्यायाधीश थे। किसके? संघीय न्यायालय के। अगली विशेषता, और इस अधिनियम के तहत क्या हुआ? इस अधिनियम के तहत एसबीआई बैंक की स्थापना हुई थी। एक्ट था 1934 का, और स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 के अंदर एसबीआई बैंक की स्थापना की गई थी इसी अधिनियम के तहत। तो 1935 के अधिनियम के तहत क्या किया गया था? यानी एसबीआई बैंक स्थापित किया गया था, बैंकों का एकीकरण किया गया था। तो भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना, क्या भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना। अगली विशेषता, भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई। भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना कब? 1935 में। 1935 का क्या था? यानी अधिनियम था। और एक्ट कब आया था? ये बैंकों से संबंधित एक्ट है वो 1934 में आया था। कब? 1934 के अंदर आया था। केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई थी। कब? 1935 के अंदर। आरबीआई बैंक वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन से नाम से? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं वर्तमान में। तो भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना 1935 के अंदर। और वर्तमान में इस बैंक को किस नाम से जानते हैं? आरबीआई के नाम से जानते हैं। वैसे इसकी कई बार स्थापना पूछ ली जाती है, तो क्या स्थापना है? 1 अप्रैल 1935 के अंदर स्थापना की गई। भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। और फर्स्ट गवर्नर है वो सर आसबर्न स्मिथ को बना दिया गया था। किस को? सर आसबर्न स्मिथ को बना दिया गया था। तो अध्यक्ष, फर्स्ट अध्यक्ष सर आसबर्न स्मिथ को का अध्यक्ष बना दिया गया था। किसका? आरबीआई बैंक का। 1 अप्रैल 1935 के अंदर इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। उसके बाद में यानी क्या हुआ कि बर्मा, जो वर्तमान में कहाँ है? म्यांमार के अंदर।
वर्तमान में बर्मा का नाम क्या है? म्यांमार। जिसकी राजधानी है वो नेपिता। क्या? नेपिता बर्मा, तो वर्तमान में म्यांमार के नाम से जानी जाती है। बरकरार, अड़न, ये सारे के सारे भारत से क्या कर दिए गए थे? पृथक कर दिए गए। बरार, अड़क, बर्मा, जिसको वर्तमान में म्यांमार के नाम से जानते हैं, वो तीनों को तीनों भारत से क्या कर दिया था? अलग कर दिया गया था। पहले ये किसका हिस्सा होते थे? भारत का हिस्सा होते थे। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बर्मा, म्यांमार, अड़न और बरार को भारत से पृथक कौन से अधिनियम के तहत किया गया था? कौन सा अधिनियम? बर्मा को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? म्यांमार के नाम से जानते हैं। म्यांमार, अड़क, बरार। बरार को भारत से पृथक कर दिया। भारत से पृथक कर दिया। इसको बर्मा, अड़क व बरार को भारत से क्या कर दिया गया था? पृथक कर दिया गया था। और 11 प्रांतों में क्या किया गया था? चुनाव किया गया था इसी अधिनियम के तहत। कितने प्रांतों के अंदर? तो भारत में 1935 के अधिनियम के तहत 11 प्रांतों के अंदर चुनाव हुए थे। उसमें 8 प्रांत है वो कौन सी पार्टी ने जीता? कांग्रेस सरकार के द्वारा जीता गया। तो 11 प्रांतों के अंदर चुनाव हुए। 11 प्रांतों में चुनाव, उसमें अकेले 8 प्रांत हैं वो किसके द्वारा? कांग्रेस सरकार द्वारा। कांग्रेस सरकार द्वारा। उस टाइम सर्वश्रेष्ठ पार्टी कौन सी थी? कांग्रेस ही। तो 11 प्रांतों में चुनाव है, उनमें से 8 प्रांत है वो अकेले कांग्रेस सरकार हासिल कर लिए गए थे। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है 11 प्रांतों में से यानी 8 प्रांत हैं वो कौन सी सरकार ने? तो कांग्रेस सरकार के द्वारा हासिल कर लिया गया। के द्वारा कांग्रेस सरकार के द्वारा हासिल कर लिया था। कौन से अधिनियम के तहत? यानी 1935 के अधिनियम के तहत। कई बार इस अधिनियम के कथन पूछ लिया जाता है कि इस अधिनियम को किसने क्या कहा? तो सबसे पहले हम देखते हैं कथन नेहरू जी का। क्या? नेहरू जी का कथन देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का। उन्होंने इस अधिनियम को दास्ता का चार्टर का, दास्ता का चार्टर, यानी सारा का सारा जो नियम है, कानून है, कायदे हैं वो किसके द्वारा बनाए गए थे? ब्रिटेन के द्वारा, ब्रिटिश वासियों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए। इसलिए नेहरू के द्वारा इसे दास्ता का चार्टर भी कहा गया। एक नेहरू जी ने एक बात और कही कि ये अनेक ब्रेकों वाली बिना इंजन रहित गाड़ी। क्या? अनेक ब्रेकों वाली, अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है। यानी इसके अंदर अनेक ब्रेक हैं लेकिन इंजन नहीं है। यानी प्रावधान तो बहुत कर दिए लेकिन एक भी प्रावधान है वो भारतीयों के लिए क्या नहीं है? उपयोगी नहीं है। तो अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी किसके द्वारा कहा गया था? नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया था? नेहरू के द्वारा। और जिन्ना ने यह कहा कि यह अधिनियम है वो सड़ा गला अधिनियम। क्या? जिन्ना के द्वारा। तो दूसरा कथन जिन्ना, जिन्ना के द्वारा इस अधिनियम को क्या कहा गया? सड़ा गला अधिनियम। सड़ा गला अधिनियम, सड़ा गला अधिनियम कहा गया। यह तो क्या है कि सड़ा गला अधिनियम है।
कैसा अधिनियम है? सड़ा गला अधिनियम है। उसके बाद एक दार्शनिक थे किथ, उन्होंने कहा कि इस अधिनियम को पाकर भारतवासियों ने तो यह महसूस किया है कि हमने बहुत कुछ पा लिया है, लेकिन ब्रिटिश वासियों ने यह अधिनियम को देखकर उन्होंने कहा कि हमने कुछ नहीं खोया। क्या? हमने इस अधिनियम को देखकर हमने कुछ नहीं खोया, और भारतीयों ने यह महसूस किया कि यह अधिनियम भारतीयों के लिए क्या है? सब कुछ है। तो किथ द्वारा किथ का कथन, किसने क्या कहा कि भारत को सब कुछ मिल गया। क्या? भारत को सब कुछ मिल गया, भारत को तो सब कुछ मिल गया, मिल गया, लेकिन लेकिन ब्रिटिश वासियों ने कुछ नहीं खोया, कुछ नहीं खोया। कि भारत को तो सब कुछ मिल गया, भारतवासी तो ये महसूस कर रहे थे हमें सब कुछ मिल गया, लेकिन ब्रिटिश वासी क्या, उन्होंने ये सोचा कि इस अधिनियम को देखकर हमने कुछ नहीं खोया। और एक थे एटली, ब्रिटेन के पीएम थे उस टाइम एटली। एटली ने क्या कहा कि यह अधिनियम है वो क्या है? कुविश्वास है, अविश्वास के अलावा कुछ नहीं। क्या? यह अधिनियम है वो कुविश्वास और अविश्वास के अलावा कुछ नहीं है। एटली, क्लीमेट एटली उस टाइम पीएम थे। यह अधिनियम कुशासन व अविश्वास के अलावा कुछ नहीं। कई बार यह कथन पूछ लिया जाता है कि किसने 1935 के अधिनियम के बारे में किसने क्या कहा? अविश्वास के अलावा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, अविश्वास के अलावा कुछ नहीं है, यह किसने कहा था? एटली के द्वारा कहा गया था। तो केंद्र स्तर पे संघीय लोक सेवा आयोग और राज्य स्तर पे राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना भी इसी अधिनियम के तहत की गई थी। क्या? केंद्र स्तर पर संघीय लोक सेवा आयोग और राज्य स्तर पर राज्य लोक सेवा आयोग। एक ये पॉइंट लिख लो आप, केंद्र स्तर पे केंद्रीय लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, और राज्य स्तर पे आरपीसी, जिसे राज्य लोक सेवा आयोग कहते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग इसी अधिनियम के तहत आया था। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1935 का भारत शासन अधिनियम, द्वैध शासन की जांच करने के लिए मुंडी आयोग का गठन किया गया था। 1927 में साइमन कमीशन आयोग का गठन किया गया था, जो फरवरी 1928 के अंदर भारत आया था। सबसे पहले बॉम्बे आया था। 7 सदस्य थे, सातों के सातों क्या थे? अंग्रेज अधिकारी थे, इसलिए इस आयोग को श्वेत आयोग के नाम जानते हैं। अगला, यानी अखिल भारतीय परिषद का गठन किया गया। प्रांतों को मिलने के लिए क्या किया गया था? अनिवार्य किया गया था। और रियासतों का मिलना क्या किया गया था? ऐच्छिक किया गया था। राज्य में द्वैध शासन को क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। और केंद्र में द्वैध शासन को प्रारंभ कर दिया गया था। इस अधिनियम के तहत प्रावधान 321 अनुच्छेद आए, 10 परिशिष्ट और 3 भाग। उत्तरदायी शासन भी इसी अधिनियम से शुरू हुआ था भारत के अंदर। उत्तरदायी शासन, केंद्र में द्वैध शासन प्रारंभ, केंद्र में व्यवस्थापिका की शुरुआत भी इसी अधिनियम के तहत हुई थी। और द्वैध शासन यानी आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय किसके पास थे? ब्रिटेन वासियों के पास, जिस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन
वासियों को था और स्थानांतरित विषय किसको दे दिए गए थे? भारत को, जिस पे कानून बनाने का अधिकार भारतीयों को था। इसके बाद यानी व्यवस्थापिका द्विसदनीय बनाई गई थी, केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद। केंद्रीय विधानसभा में सदस्य 375 और कार्यकाल 5 वर्ष का रखा गया था, और राज्य परिषद में 260 और कार्यकाल कितना रखा गया था? 9 वर्ष का। और केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा विभाजन भी इसी अधिनियम के तहत किया गया था। इसमें राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। राज्य संघ सूची में 59 विषय, राज्य सूची के अंदर 54 विषय और समवर्ती सूची के अंदर 36। 1935 के तहत ही अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास था? गवर्नर जनरल के पास था। और वर्तमान में अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास। यह भी अपने को ध्यान में रखना। अगला, इस अधिनियम के तहत ही संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, जो वर्तमान में आरबीआई के नाम से जाना जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और एक्ट आया वो 1934 के अंदर आया था। इसके अंदर 7 सदस्य थे, 1 मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश। इसके अंदर अपील है वो प्रीवी काउंसिल में इंग्लैंड के अंदर ही की जा सकती थी। इसके तर्ज पे यानी जो सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के उसकी भी अपील किसमें की जाती थी? प्रीवी काउंसिल में। और न्यायाधीश वो किसको बनाया था? सर मॉरिस ग्वायर को। उसके बाद में भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना 1934 के अंदर, और अध्यक्ष किसको बनाया था? सर ऑसबर्न स्मिथ को। यह भी देख लिया आपने। और 11 प्रांतों में चुनाव हुए, जिनमें से 8 प्रांत अकेले किसने जीते थे? कांग्रेस सरकार ने। और नेहरू के द्वारा इसको दास्ता का चार्टर कहा गया। अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी की संज्ञा दी गई थी। सड़ा गला अधिनियम जिन्ना के द्वारा, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। भारत को सब कुछ मिल गया लेकिन ब्रिटिश वासियों ने कुछ नहीं हुआ, यह किसने कहा था? किथ ने, किथ के द्वारा। एटली ने यह अधिक कुशासन व अविश्वास के अलावा कुछ नहीं है। और केंद्र स्तर पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया और राज्य स्तर पर राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। तो यह था अपना 1935 का अधिनियम। सेशन कैसा लगा जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।